Hello students of standard 10. With one more topic I am in front of you. Dear students, we are just studying the chapter development. हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम लोग अगर लास्ट वीडियो को अगर याद करें तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि इनकम इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू show the status of development of any country, right? Apart from income, there are so many factors on which the different countries are just compared. इनकम के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा अंडर डेवलप्ड है, राइट? अब आज हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जानेंगे जिस टर्म को जानने के बाद हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि वो सारे अदर फैक्टर्स क्या है. These terms are and these criteria are not for the categorizing or comparing different countries only. These are used for comparing different states or individual people's conditions also. ये सारे फैक्टर्स के आधार पर हम कंट्री को ही नहीं बल्कि स्टेट को और व्यक्ति को भी हम डिफरेंट करते हैं कि कौन से व्यक्ति को हम डेवलप कह सकते हैं और कौन से व्यक्ति को हम डेवलप नहीं कह सकते. ठीक है, तो हम लोग इसके लिए लास्ट वीडियो को अगर देखें तो उसमें हम लोग डिस्कस भी किए थे कि व्हाट आर अदर फैक्टर्स ऑन विच इट कैन बी डिसाइडेड विच कंट्री इज डेवलप्ड. तो इनकम के अलावा हमने वहाँ पे लिखा था बॉडी मास इंडेक्स, राइट, नेट अटेंडेंस रेशियो, राइट, लिटरेसी रेट, अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्थ कंडीशन, राइट, सोशल प्रेस्टीज मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, ठीक है, उसके अलावा हेल्थ कंडीशंस क्या है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है. तो इनकम के अलावा ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे कि डिसाइड किया जाता है कि कोई कंट्री या कोई स्टेट या कोई इंडिविजुअल डेवलप्ड है या. तो हम लोग पहले और फैक्टर्स को हम के आधार पर जब हम कंपेयर करें उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम लोग जान लें, फिर हम लोग कंपेयर करने में हमें आसानी होगी. और ये सारे टर्म्स हमारे एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में 1 मार्क्स के रूप में और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स के रूप में एग्जाम में आता है. तो सबसे पहला जो टर्म्स हमारा है नेट अटेंडेंस रेशियो. अटेंडेंस वर्ड हम बोलते ही आपके माइंड में आता होगा कि जो स्कूल में हम जाते हैं और हमारा जो अटेंडेंस लिया जाता है, राइट. तो कुछ हद तक देखा जाए तो उससे कोरिलेटेड है ये टर्म. पहले हम लोग डेफिनेशंस को कंप्लीटली समझने का कोशिश करें फिर हम इसको समझाते हैं क्लियरली. द प्रोपोर्शन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ पीपल in the official age category going to school in a specific class gathering to the total number of people in the same age group. इसका मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित एज, जिस ऑफिशियल एज जो डिक्लेयर कर दिया गया स्कूल जाने का, उसे जैसा कि हमारे कंट्रीज में वो ऑफिशियल एज क्या है 14 to 15 ईयर्स. 15 ईयर्स तक के 6 ईयर से बड़े और 14 ईयर तक ये कंपलसरी एजुकेशन रखा गया है. तो कंपलसरी एजुकेशन का जो एज है, इस एज में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और वहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो. जैसे कि मान ले अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो 14 to 15 ईयर्स एज ग्रुप के मान के चलिए 5 करोड़ बच्चे हैं, राइट. और वो 5 करोड़ बच्चे में केवल 3 करोड़ बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो 3 करोड़ अपॉन 5 करोड़ हम ये डिवाइड कर देंगे. इससे 3 करोड़ अपॉन 5 करोड़ देन वी कैन कैलकुलेट नेट अटेंडेंस रेशियो. दूसरे शब्दों में समझें कि आपके एरिया में मान लीजिए टोटल 500 बच्चे हैं जिनका उम्र 14-15 साल तक का है और 15 साल तक के में बच्चे अलग अलग क्लास में होंगे 6, 4, 5, 7, 8, 9, 10. कुल मिलाकर के जो आपके एरिया में जितने बच्चे हैं मान लो 500 बच्चे हैं, उस 500 बच्चे में 350
ही स्कूल जा रहे हैं, तो 350 अपॉन 500, इससे हम करेंगे 7/10 मीन्स 0.7 हो गया। कहने का मतलब 350 अपॉन 500 ये हम निकालेंगे, तो ये हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया आपके विलेज का। हम अपने कंट्री का लेंगे तो टोटल बच्चे जो एज ग्रुप, जिस स्कूल एज ग्रुप में वो स्कूल जाते हैं, उस एज ग्रुप में जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और जो बच्चे टोटल वहाँ पर हैं जो कि जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो इन दोनों के रेशियो को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। समझ में आया? क्लियर? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट गोइंग टू स्कूल अपॉन total number of students present in locality or present in a society, its ratio is just called net attendance ratio। दूसरे शब्दों में फिर समझने का कोशिश करें, आपके फैमिली में 5 बच्चे हैं, उस 5 बच्चे में 3 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो नेट अटेंडेंस रेशियो जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल दैट इज 3 एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन योर फैमिली 5, तो 3/5 ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा नेट अटेंडेंस रेशियो। राइट डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि नेट अटेंडेंस रेशियो हमेशा 1 से स्मॉलर ही आएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो हमेशा 1 से स्मॉलर आएगा, 1 से ग्रेटर कभी नेट अटेंडेंस रेशियो नहीं होगा। राइट तो अब ये कहो कि ये नेट अटेंडेंस रेशियो का बेनिफिट क्या है? तो नेट अटेंडेंस रेशियो से हमारा बेनिफिट ये है कि हम पता करते हैं कि वहाँ पर लिटरेसी रेट कितना है। जो स्कूल गोइंग एज के हैं वो बच्चे से हम वही बच्चे हमारे लिटरेट होंगे। ठीक है, अगर जो बच्चे स्कूल नहीं गए, अटेंडेंस रेशियो में नहीं आ रहा है, इसका मतलब दो स्टूडेंट्स आर इलिटरेट, वो एजुकेटेड नहीं है, लिटरेट नहीं है तो इलिटरेट है। तो इलिटरेट करने का मतलब ये सोशल स्टेटस को शो करता है। आपके फैमिली में बच्चे स्कूल नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या? आपका सोशल स्टेटस बेटर, बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो ये नेट अटेंडेंस रेशियो इज वन ऑफ द फैक्टर विद द हेल्प ऑफ वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द सोशल कंडीशन ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट to know about how many students, how many persons are just literate or how many persons are just illiterate, कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। तो शिक्षा इज एजुकेशन इज अ क्राइटेरिया ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट कंट्रीज also, right? Now it is, I think it is clear to everyone what is net attendance ratio. Net attendance ratio is the ratio of the school going officially age categorized going to school and total number of children present. Now we just see it in Indian context. Net attendance ratio in India, it is the total number of children of age group 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. अब इसकी परसेंटेज हम जैसे निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? जितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, इससे हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। अब यही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है कि इंडिया में ये जो एज ग्रुप है वो क्या डिफाइंड है? 14-15 दिया गया है, 14 से 15 साल दिया गया है, जबकि दूसरे कंट्री में दूसरा एज दे सकता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 15 साल तक के बच्चे को माना जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी एजुकेशन का पार्ट है कि उनको स्कूल जाना कंपलसरी है। राइट, सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट दिस एज ग्रुप इज 14 to 15 ईयर्स, मीन्स 6 to 14, कम से कम 6 साल के बच्चे और ऊपर 14 to 15, हालांकि इससे ऊपर बच्चे भी हो सकते, लेकिन कम से कम ये एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो मींस नेट अटेंडेंस रेशियो इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग और कंपेयरिंग डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अगला हम लोग डेफिनेशंस देखें तो नेट अटेंडेंस रेशियो के से रिलेटेड हमारा क्या है? हमारा लिटरेसी रेट है। अब लिटरेसी रेट क्या है? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 15 ईयर्स एंड ओल्डर हु कैन रीड एंड राइट, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल, जितने बच्चे परसेंटेज ऑफ पीपल्स
14 से लेके 15, 14 to 15 एज ग्रुप के कितने बच्चे रीड और राइट कर सकते हैं, जो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 14 या 15 साल के उम्र के बच्चे के लोग तक में जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की क्राइटेरिया क्या है, जो कम से कम पढ़ सकते हैं और रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। तो अ पर्सन और पीपल, अ स्टूडेंट और चिल्ड्रेन हु कैन रीड एंड राइट एट लीस्ट दे कॉल्ड लिटरेट। लिटरेट एंड एजुकेटेड में काफ़ी डिफरेंसेज है। लिटरेट मतलब होता है कि कम से कम आपको पढ़ना और लिखना आता हो। अगर पढ़ना और लिखना आपको आता है तो आप लिटरेट हो, बट इट इज़ नॉट क्राइटेरिया ऑफ एजुकेटेड। एजुकेटेड का ये क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में परसेंटेज ऑफ पीपल, जितने टोटल 14 से 15 साल के जितने लोग हैं, ठीक, और 14 से 15 साल वो लोग जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, तो जो पॉपुलेशन पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ 14 to 15 ईयर्स एज इंटू 100, इससे हमारा क्या निकल जाता है, लिटरेसी रेट निकल जाता है। और 100 में जब निकाल लेते तो ये परसेंटेज लिटरेसी रेट निकल जाता है। ठीक है, तो अब ये लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये दोनों क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया किसी भी स्टेट और कंट्री का एजुकेशन लेवल को जानने के लिए। ठीक है, इसी तरह से एक और फैक्टर जो हमारा है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, मेडिकल टर्म्स है। आप जब डॉक्टर के पास जाते होगे तो डॉक्टर के पास जाने के पास आपका हाइट और वेट मेजर किया जाता है। सबसे पहले हाइट और वेट क्यों मेजर किया जाता है कि देखा जाता है कि हाइट जितनी आपकी है उसके रिस्पेक्ट में आपकी वेट कितनी है, और उसके बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है कि आप स्वस्थ के कंडीशन में हो या नहीं, आप नॉरिश्ड हो कि नहीं हो। मतलब जितनी आपकी बॉडी में वेट होनी चाहिए उतना से स्वस्थ हो कि नहीं हो। अब ये कैसे हम निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स? इट इज अ पर्सन्स वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर। किसी व्यक्ति का जितना वेट होता है, किलोग्राम में वेट ले लेंगे। मान लीजिए किसी पर्सन का वेट 50 kg है, किसी पर्सन का वेट कितना है, 50 kg है, और उसका लेंथ हम मीटर में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर आपका लेंथ है, तो उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.65 हो जाएगा। अब ये 50/1.65 कर लेंगे। अब ये डिवाइड जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर आ गया हमारा। ठीक है, वन 1000 33 and 39 1 तो ये हमारा कितना रहा है, 30.3 आया। मतलब एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका वजन 50 किलो है और उसकी लंबाई 1.65 मीटर है, मतलब 165 सेंटीमीटर है। तो ये रेशियो हमारा कितना आया, 30.3 आया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये निकालने के बाद यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ये रेशियो अगर 18 या 18 से कम आता है तो इसको अंडर नॉरिश्ड कहेंगे। 18 और 25 के बीच में आया, 18 और 25 के बीच में आया तो नॉरिश्ड माने हेल्दी कहेंगे। मतलब 18 से लेकर के 25 के बीच में ये रेशियो आता है तो आप कह जाओगे कि वो स्वस्थ है वहाँ पे। और 25 से ज़्यादा अगर आता है तो आप उसको ओवरवेट, मतलब ओवरवेट कह सकते, मतलब जितना बॉडी का वजन होना चाहिए उससे ज़्यादा आपका वजन है। लेकिन यही जो है आपका 30 और 30 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब आप मोटापा के शिकार हो, आपको बीमारी है, आप हेल्दी के कंडीशन में नहीं कह सकते हो। मतलब हेल्दी की कंडीशंस के लिए ये है। तो ये किसी कंट्री का देखा जाता है, जब हम कंपेयर करते हैं किसी स्टेट को, कई स्टेट को या कंट्रीज को, तो इस कंडीशंस को देखते हैं कि उस कंट्री में जो पॉपुलेशन है, उस कंट्री के पॉपुलेशन में जो BMI 18 से 25 के बीच में कितना है।
अगर किसी कंट्री में 18 to 25 के बीच में BMI ज़्यादा लोगों का है तो ये माना जाएगा कि स्वस्थ हेल्दी कंडीशन में वो कंट्री बेटर है। क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इज नथिंग बट इट्स अ रेशियो ऑफ द वेट एंड द लेंथ इन मीटर, right? And if this body mass index is less than 18 then it is the condition of undernourished, माने आप स्वस्थ नहीं हो। 18 to 25 मतलब आप पूरी तरह से हेल्दी हो। 25 30 it is about to good condition, but whenever it is 30 and more then it is not good condition, means you are just the disease अकरिंग ओबेसिटी, आप मोटापा के शिकार हो। लेकिन अगर ये 18 से कम है इसका मतलब आप कुपोषित हो, आप बॉडी अब स्वस्थ नहीं हो, आपके बॉडी में और इनपुट की ज़रूरत है, आपको और बेहतर खाना खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा दूध पीने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि बॉडी आपका स्वस्थ। तो हमने देखा नेट अटेंडेंस रेशियो, ये हो गया एक तरह से सोशल स्टेटस जानने के लिए। लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेट कंडीशन से हम क्या एजुकेशन स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम लोग बॉडी मास इंडेक्स से हम हेल्थ कंडीशंस को हम इवेलुएट करते हैं। तो दीज आर द क्राइटेरिया अंडर विच इट इज आइडेंटिफाइड अ कंट्रीज डेवलपमेंट कंडीशन। तो इनकम के अलावा ये सारे फैक्टर्स हैं। इसके अलावा और कुछ जो फैक्टर्स हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।